ए मोटे, कितना खाएगा? ए, अंदर किधर जा रहा है? भाग इधर से। हम छोटे गांव के हैं बेटा, इतनी दूर की थोड़ी ना सोचते हैं। कहाँ लगा है बिजनेस के चक्कर में? तू बस जॉब कर। योर बैक इज सिवियरली इंजर्ड, सो सर्जरी तो करनी पड़ेगी। तो कुछ दिन तक आप रेस्ट कीजिए। एक्सरसाइज कहाँ? अभी तो आप वेट ट्रेनिंग के बारे में सोचिए ही मत। ओ प्लीज, कभी शक्ल देखी है अपने आईने में? भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, पर आपका ये जो बड़ा बेटा है ना, खोटा सिक्का है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे इस तरह की बातें या ताने ना सुनने पड़ते हों। लेकिन जानते हैं हम में और जितेंद्र चौकसी जैसे लोगों में क्या फर्क होता है? फर्क ये होता है कि ऐसी बातें सुनने पर या मुश्किल हालातों का सामना करने पर हम में से ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं और बैठ जाते हैं। वहीं जितेंद्र चौकसी जैसे लोग ये तमाम बातें सुनने के बावजूद, ऐसे बहुत सारे मुश्किल हालातों का सामना करने के बावजूद 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। क्या ये राह इतनी आसान होती होगी? आइए आज जिंदगी विद ऋचा में जानते हैं जितेंद्र चौकसी से, जो कि फाउंडर हैं फिटर के। कॉलेज पढ़ाई कर जाता है कि लड़ने? जितेंद्र चौकसी, मैं आपको जेसी कह के बुलाऊं जैसे सब बुलाते हैं? जी बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद ऋचा में। जितेंद्र, कई बार होता है कि हमें अपने काम के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में अपने मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं चाहूँगी आज आप प्लीज़ आज की तारीख में हाउ सक्सेसफुल इज फिटर, आपके अचीवमेंट्स वो हमें बताएं सबसे पहले। ओके, तो देखिए फिटर में काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 6 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं। और पिछले साल हम लोगों ने जो हमारा टर्नओवर था वो 100 करोड़ के ऊपर था। बिज़नेस बहुत ही सिंपल फंडामेंटल्स पे काम करता है। इट्स फ्री फॉर ऑल बिज़नेस में। हम अगर आपको फिटनेस के बारे में कुछ नहीं भी पता है या थोड़ा बहुत भी पता है तो आपके लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऐप डाउनलोड करिए, आपको डाइट प्लान, ट्रेनिंग प्लान, और आपको जो हेल्प चाहिए, आपके मन में कोई सवाल हैं वो आप लोगों से पूछ सकते हैं, पूरी तरह फ्री है। अच्छा जी। उसके अलावा लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है, अकाउंटेबिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके लिए उनको कोच की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे 100 लोग हैं, 100 में से लेट्स से 90-95 लोग जो हैं वो फ्री सर्विसेज यूज़ करते हैं। 5 लोग आते हैं, कोच के साथ में एनरोल करते हैं, और कोच के साथ एनरोल करते हैं तो थोड़ा सा एक उनको ट्रायल नहीं करना पड़ता, एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता, और फिर कोच जो है उनको अकाउंटेबिलिटी, एक पर्सनल टच जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं, और उससे हम लोग का रेवेन्यू जनरेट होता है। और वो रेवेन्यू 100 करोड़ पार कर चुका है। हाँ, पिछले साल का जो हमारा था टर्नओवर, दैट वाज 100+ करोड़। वाह। जैसे अक्सर ये होता है कि जब हम एक सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो हमको उसका सक्सेस तो दिखाई देता है, वो जिस रास्ते से चल कर आया है उस अपनी मंजिल तक, वो कई बार नहीं लोग देखना चाहते या उन मुश्किलों को नहीं समझना चाहते। और अभी जैसे हमने देखा तो ये विश्वास करना कितना मुश्किल है हम सबके लिए कि आज एक ऐसा व्यक्ति फिटनेस एक्सपर्ट है जिसको बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा, जिसको लोग खोटा सिक्का कह देते थे, जो इंजीनियरिंग करने गया था और आज वो फिटनेस एक्सपर्ट है। इतनी सारी चीज़ें, और जो फिजिकली खुद बहुत फिट नहीं था, मतलब बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी थे। ये राह कितनी मुश्किल रही है आपके लिए? आई थिंक जब आप उसको शुरू करते हैं तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन जब आप उसको रिपीट करते जाते हैं, जैसे एक कहावत भी है हिंदी में, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। सो मैं तो प्रैक्टिकली ये समझता हूँ कि मैं बचपन में था वैसा जड़ बुद्धि, एंड नाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो लाइफ की रस्सी जो रिपीटेशन का जो एक पावर होता है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। और आई थिंक हर चीज़ जब आप पहली बार करते हो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बाद में फिर वही चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं। और जैसे अगर आप साइकिल चलाना सीखते हो पहले दिन, तो कई लोग
पहले दिन तो सीख नहीं पाते हैं, 2-4 बार गिरते भी हैं। बस लाइफ भी ऐसी है। तो आप इनको मत देखिए कि कितने लोग गिर रहे हैं, आप ये देखिए कि गिर के संभल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, मंजिल तक पहुंच रहे हैं। तो आई थिंक एक बार जब आप ऐसे लोगों को देखते हो जो गिर रहे हैं, संभल रहे हैं और फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने आप आपके अंदर वो आ जाती है, एक जिद डेवलप हो जाती है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ। चलिए, तो अब बचपन में चलते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ, शायद पले बढ़े आप वहाँ। तो वहाँ पर ऐसे क्या हालात रहे कि आपको कोई कह दे आपके पेरेंट्स से कि ये तो खोटा सिक्का है? क्या हालात थे उस समय परिवार के, आपके? व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड वर यू? थोड़ा बचपन के बारे में बताएं। ये जो खोटा सिक्का वाली जो चीज़ है, ये मेरे एक रिलेटिव थे, तो उन्होंने बोली थी जब मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर कॉलेज में था। अच्छा। तब क्योंकि खैर बचपन मतलब ठीक था, हम लोग का फैमिली गरीब थी, तो हम लोग का गांव में जो घर होते हैं वो कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, तो वैसा हम लोग का घर हुआ करता था। और पूरी एक बड़ी सी फैमिली होती थी जिसमें डैड जो थे 4 भाई थे, एक की फिर डेथ हो गई थी, उसके बाद उनकी 5 बहनें थी, तो जब तक उनकी शादियाँ नहीं हुई थी सारे एक ही फैमिली में रहते थे हम लोग। तो आई थिंक ठीक था, लेकिन किसी गरीब को पता नहीं होता वो गरीब है जब तक उसको पता नहीं होता है कि सामने वाला अमीर है, या कोई उसको एहसास ना करा दे कि जब तक उसको एहसास ना हो। तो हमको कभी वैसे बचपन में लगता नहीं था, हम ऐसे टायर से खेलते थे, कच्ची सड़कों पे भागते थे मिट्टी में मस्ती करते थे और घर पे आके मार पड़ती थी। तो दिस वाज लाइक अ रेगुलर शोर। जो अब हम बच्चों को देखते हैं तो हमको लगता है कि यार लाइक हमारा बचपन थोड़ा शायद वैसा होगा या हम लोग का बचपन थोड़ा अलग था, बट उस टाइम पे व्हेन वी वर लिविंग इट तब हमको ऐसा लगा नहीं कि कुछ कमी थी। तब सब लोगों का बचपन वैसे ही था। फिर वहाँ से जब शहर में गए तो शहर मतलब वहीं पे पास में एक छोटा टाउन है मंडीदीप करके, फैक्ट्रीज़ के लिए काफ़ी फेमस है वहाँ पे। तो वहाँ पे भोपाल से 20 किलोमीटर दूर। तो वहाँ जब शिफ्ट हुए, पापा ने अपनी एक दुकान खोल ली थी वहाँ पे, हम उनके साथ में जाते थे। किस चीज़ की दुकान? किराने की दुकान। तो उस टाइम पे किसी को ये लगता ही नहीं था कि हम कभी इतने पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि फैमिली में कभी कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं। डैड ने बीच में लॉ की, लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने भी लॉ करके बीच में छोड़ दिया क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो उन्होंने अपनी शॉप खोली। तो उसके बाद सबको ये लगता था कि पेरेंट्स भी वही कर रहे हैं, बच्चे भी वही करेंगे। तो बचपन से हम लोगों ने शॉप पे जाना शुरू कर दिया था। और उसी टाइम पे जब ऐसे रिलेटिव नहीं थे, थोड़े मतलब पापा के फ्रेंड थे, जो कि पापा के साथ में उनकी जान पहचान बढ़ी, और उनके जो बच्चे थे वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब इंजीनियर्स थे। तो वो जब देखते थे मुझे और मेरे भाई को, तो मेरा भाई थोड़ा स्मार्ट था बचपन से, तो बोलते थे आपका छोटा वाला बच्चा बहुत तेज़ है बड़ा वाला खोटा सिक्का है। तो जब उन्होंने बोला होगा तो उनको लगा नहीं होगा कि मैं वहीं खड़ा था और मुझे सुनाई देगा, बट वो मुझे काफ़ी तकलीफ हुई थी उस टाइम पे। बट ऐसा कहने के पीछे कोई वजह क्या लगा उन्हें? देखिए, मैं वज़न काफ़ी ज़्यादा था, दिमाग काफ़ी कम था तो और कोई मुझे कुछ बोलता था तो मैं अपनी धुन में ही खोया रहता था। मुझे ना ऐसे दुनिया की जो चीज़ें होती है, कैसे काम करती है, कुछ समझ में नहीं आता था। और मैं अपनी धुनी में, मतलब मुझे अपनी एक दुनिया बनानी थी, अपनी उसमें अलग में रहता था वो। तो लोगों को बोलते थे पता नहीं कौन है, पागल है, क्या कर रहा है। Were you a happy child? खुश रहते? No. I always felt very isolated. फ्रेंड्स कोई थे नहीं, क्योंकि वज़न वगैरह के कारण ज़्यादा तो लोग मजाक उड़ाते थे। फिर बची कुछ कमी थी, तो स्कूल जो था वो भोपाल के पास में था, तो ज़्यादातर बच्चे भोपाल के आते थे और हम लोग इधर मंडीदीप पोला, राइट। सो एक वहाँ पे भी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता था, क्योंकि वो बच्चे थोड़े से पढ़े लिखे, उनके मॉम डैड पढ़े लिखे, और यहाँ पे हम छोटी सी दुकानदार के बच्चे। तो कभी वो कनेक्ट ऐसे बिल्डअप नहीं हो पाया कि यार दोज गाइस कैन बिकम फ्रेंड्स। तो आई थिंक आइसोलेशन तो था ही, और ऊपर से घर ऐसी जगह पे था, अभी भी वहीं पे है, कि सामने पार्क है, और वो पार्क है कि नाला है आप बता नहीं सकते। तो घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है, कि मॉम डैड चाहते थे कि हम बचपन से थोड़ी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज उन लोगों ने कुछ किया नहीं। और मेरी मॉम 4th क्लास तक पढ़ी हुई हैं, तो वो, लेकिन उनका बचपन से था कि मेरे बच्चे पढ़े कुछ अच्छा। फिर बाकी तो फिर आई थिंक किस्मत जब पलटती है इंसान की, तो फिर सारी चीज़ें अपने आप चेंज होती चली जाती हैं। वैसे ही कुछ हुआ।
ये जो बॉडी शेमिंग और बुलिंग ये किस उम्र में हो रही थी आपके साथ? मैं स्कूल में था तब, 8th क्लास में था। ये गांव वाला स्कूल या मंडी द्वीप आने के बाद? तब मैं रतनपुर में महर्षि विद्या मंदिर करके स्कूल है, वहाँ पे पहले मैं इसमें था बोर्डिंग में 4 साल। उसके पहले सीहोर बिल्किसगंज में वहाँ पे स्वामी विवेकानंद करके बोर्डिंग स्कूल था। वहाँ से जब वहाँ पे खाना बहुत गंदा मिलता था हम लोग को, तो वहाँ पे लिटरली मॉर्निंग में जो पोहा होता है, पोहे के साथ में आपको चाय मिलती है। मैं और मेरे भाई दोनों वहाँ थे, तो ये किसी को पता नहीं है, बट वहाँ पे जो पोहा होता है ना, पोहा साफ़ नहीं होता था। तो वहाँ लिटरली कीड़े वाले पोहे आपको मिलते थे, और अगर थोड़े बहुत कीड़े हो तो आप निकाल लो। तो पहली बार जब मैं और मेरा भाई वहाँ पे खाना खाने गए, तो मेरे भाई ने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे तो पोहा खाना नहीं है, तू मुझे अपनी चाय दे दे और ये पोहा तू ले ले। तो मैं 2 प्लेट पोहा खाता था और वो 2 ग्लास चाय पीता था। ये हमारा ब्रेकफास्ट होता था। और वहाँ पे आप कीड़े वाला खा जाते थे? स्टार्टिंग में बहुत गंदा लगा, लेकिन भूख इतनी लगती थी क्योंकि वहाँ लिमिटेड अमाउंट में खाना मिलता है, तो चॉइस कुछ नहीं है। तो उसके बाद में फिर आंख बंद करके खाते जाओ, और वहाँ हर खाने के साथ में आपको कीड़े मुफ्त मिलते थे। तो आपके राइस में भी होते थे, आपके पोहे में भी होते थे, और वहाँ पे खाना वही था। तो उसके बाद जब मैं घर पहुँचा, फाइनली एकदम मना कर दिया था मैंने, मैं यहाँ हॉस्टल में नहीं रह सकता। फिर जब घर पहुँचा तो वहाँ पे थैंकफुली खाना वाना अच्छा मिला था। तो वहाँ पे थोड़ा खाना, ओवर ईटिंग, एक्सरसाइज वगैरह कुछ करता नहीं था, तब वेट बढ़ गया। और उसके बाद फिर और पता नहीं चलता है, वेट बढ़ना शुरू होता है। बच्चे होते हो, किसको पता रहता है। और फैमिली में भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फिटनेस मतलब किसी को पता ही नहीं होती है। कॉन्सेप्ट ही नहीं था पहले। गांव में तो कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है फिटनेस। वैसे भी जो गांव में लोग रहते हैं वो इतना चलना फिरना कर लेते हैं, अपनी इतना मेहनत करती हैं महिलाएं घर में, कि मुझे लगता है कि वहाँ फिटनेस अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अलग से कुछ नहीं होता है। मेरे घर में भी ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली बहुत ज़्यादा फिट थी, तो वज़न बढ़ गया, स्कूल जाने लगे। स्कूल में एक तो फ्रेंड्स कोई नहीं, क्योंकि गांव का बैकग्राउंड, अगेन इंग्लिश आती नहीं। ये भी इशू था एकदम, वो ऐसा टूटी फूटी जो इंग्लिश वैसे, तो उससे और थोड़ा कॉन्शियस होता था। ऊपर से फिर मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी एक मन में वो होता था, यू नो, क्योंकि वहाँ पे बच्चे लोग जो हैं वो सैंडविच लेके आते थे लंच में, ब्रेकफास्ट में। यहाँ पे मम्मी ने कभी पार्ले जी का पैकेट पकड़ा दिया या रोटी पर क्या रोटी या नमकीन रख दिया। तो हालांकि ऐसा कुछ ख़राब नहीं है उसमें, बट जब आप कुछ और खा रहे हो, बच्चे कुछ और खा रहे हैं, या आपके पैंट जो आप पहन रहे हो, पैंट की ना ऐसे मोरी होती थी, तो हम लोग के जब कपड़े सिलते थे तो जनरली उसमें ना डबल या ट्रिपल ऐसे मोरी कर देते थे, तो जब लंबे होते थे खोलते रहते थे। तो तो वो सारी चीज़ें मतलब पेरेंट्स को पता नहीं चलता है, लेकिन आप जब बच्चे होते हो ना, तो आप इन सब चीज़ों को लेकर कॉन्शियस हो जाते हो, तो आपके फ्रेंड्स बन ही नहीं पाते हैं। और वज़न बढ़ रहा था तो सब ऐसे टीज करते थे कि देख तेरे को पैंट फिट नहीं आ रही है, ये कहाँ से है। बहुत सारी चीज़ें लेके बच्चे परेशान करते थे। कई लोग तो चलते फिरते ऐसे मारते भी थे। तो बच्चे बहुत ऐसे करते हैं स्कूल्स में, चलते फिरते, यू नो, लाइक बुलिंग करते हैं। तो अगर आपका वज़न वगैरह बढ़ा है तो चलते फिरते आपको पीछे से ऐसे मारते, रियलाइज़ नहीं करते, उनको लगता है मज़ा कर रहे हैं। लेकिन और मैं थोड़ा सेंसिटिव होता चला गया। तो आई थिंक उसके बाद में फिर मेरा एक फ्रेंड था विश्वजीत, हम ऐसे बस में जा रहे थे, उसी ने बोला अरे यार तू कितना मोटा हो गया, तू सब मजाक उड़ाते हैं, तेरे को अच्छा लगता है? मैंने कहा नहीं, क्या करूँ मैं? और मैं एकदम रोने लग गया। तो बोला कि रोने से कुछ थोड़ी ना होगा, जाके जिम विम ज्वाइन कर। तो मैंने कहा तू बताओ मुझे कहाँ पे जिम। तो वहाँ पे एक राम भाई का जिम था, एकदम देसी टाइप का, और मंथली फी उसकी 100 रुपये थी। क्या उम्र थी आपकी समय? उस टाइम पे मैं रहूँगा 14 साल का, 13 या 14 साल का। तो जाना शुरू कर दिया, देखा कि वहाँ पे सब मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, दीवार पे बड़े बड़े अर्नोल्ड के पोस्टर लगे हुए हैं। सो अब वहाँ कोई अर्नोल्ड जैसा दिखता भी नहीं है, ना किसी की वैसे अपनी बॉडी, बट सब अंदर घुस रहे हैं। वहाँ पे हनुमान जी का ऐसे यू किया, अर्नोल्ड के पैर पड़े, और उसके बाद में लगे हुए हैं सब एक्सरसाइज करने। तो पता नहीं, मुझे वो थोड़ा सा एक सही लगा। बट वहाँ पे फिर 2 ये थे, एक दिनेश भाई और महेश भाई। वो मतलब बहुत एनकरेजिंग लोग थे, तो उन्होंने मतलब बोला कि कर कर कर, अच्छे से होएगा, बनेगा बॉडी। तो वहाँ से फिर शुरुआत हुई। माय गॉड। तो वो बॉडी शेमिंग का आपने सामना किया, लेकिन ये जिम, उस समय आपने सोचा नहीं होगा कि एक दिन आप ऐसे जिम्स में बैठेंगे या आपके लिए इतना नॉर्मल हो जाएगा फिटनेस का कॉन्सेप्ट। तो फिर एक सवाल ज़रूर मन में आ रहा था, जैसे जब इतना सब बाहर ये सब हो रहा था, आपका मजाक उड़ना,
कोई एक ऐसा इंसिडेंट याद है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी गरीब को खुद गरीब होने का एहसास नहीं होता जब तक वो किसी अमीर को ना देखे या कोई उसे एहसास ना कराए। कोई इंसिडेंट आज भी है मन में जब जिस दिन आपको ऐसा लगा हो कि हाँ मैं गरीब हूँ या मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं? एक्चुअली कभी वैसा लगा नहीं, क्योंकि हमारे आजू बाजू के सब लोग वैसे ही थे। मैं कभी मंडीदीप भोपाल से निकला ही नहीं बाहर। मैं पहली बार पुणे सिटी में आया था और पहली बार मैंने ज़िंदगी में पिज़्ज़ा खाया था 2008 में, जब मैं 24 साल का था। तो आप ये समझ रहे हो कि मतलब दिमाग उतना खुला ही नहीं था कभी। बट मैं लाइक आई सेड, मैं सेंसिटिव काफ़ी था। तो मुझे कोई जब मुझसे पर्सनली कोई ऐसी चीज़ बोलता था कि तू गधा है, तू नालायक है, तो ये सब चीज़ें मुझे बड़ी हर्ट करती थी। तो इसके कारण ना मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत बहुत करता था मैं, लेकिन मतलब जब कॉलेज में गया तो पहली बार मेरा ना पहले साल में झगड़ा हो गया था वहाँ पे सीनियर्स से। सो वहाँ पे और जो HOD थे उन्होंने बोल दिया कि तू ये कॉलेज पास ही नहीं कर पाएगा, गुंडा है तू। घर पे अलग डांट पड़ी, मार पड़ी, वो अलग। वाइस प्रेसिडेंट ने जो कॉलेज के थे उन्होंने अलग झाड़ लगाई। और क्योंकि वो लोग मेरी रैगिंग ले रहे थे और मैंने उनको रैगिंग नहीं लेने दी। तो बाल पकड़ रहे हैं, लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं, तो मैंने रिटेलिएट कर दिया। मैंने उनको पकड़ के 2-4 थप्पड़ मार दिए थे। तो फिर HOD ने जब बोला ना कि मतलब यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दिस कॉलेज, तो उस टाइम पे मेरी ज़िद पड़ गई थी। तो फिर मैंने दिन में ऑलमोस्ट 13 से 14 घंटे बैठ के मैं पढ़ता था। और लिटरली जो पूरी इंजीनियरिंग की बुक्स हो गई थी, बुक्स मैंने याद कर डाली थी ज़िद में। मैं रोज़ 15 घंटे बैठ के पढ़ता था। अटेंडेंस मेरी 100% थी। बट जो बच्चा पढ़ाई में इतना होशियार नहीं था वो इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचा कैसे? पढ़ाई में होशियार था, सिर्फ मैथ में गड़बड़ हो जाती थी। मैथ्स का तो ऐसा है कि मेरा उसका बचपन से 36 का आंकड़ा था। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 50 में से 49, 48, 45। मैथ्स में बस पास हो जाए। 20 नंबर। मेरी भी यही हालत थी। मैथ्स में तो बहुत ख़राब था मेरा। अभी भी मुझे ना मतलब ड्रीम्स आते हैं ना, 2000 माई वर्स्ट नाइटमेयर्स कि मैं मैथ के एग्जाम में बैठा हुआ हूँ। और अब तो आप बड़े बड़े नंबर्स में खेल रहे हैं, तो अब मैथ्स तो अच्छी होनी पड़ेगी। नहीं, बट आई एम टेलिंग यू कि इवन नाउ मैथ्स वाले जो ड्रीम्स आते हैं ना, मैं डर जाता हूँ एकदम रात के। अभी भी आ जाते हैं कभी कभी कि, और वही सपना आता है कि मैं मैथ का एग्जाम है, पढ़ाई कुछ नहीं की और 1 मिनट बचा है, पेपर खत्म होने वाला है। माय गॉड, वो बचपन का खौफ आई थिंक। बचपन का खौफ। अच्छा, जब इतनी सारी चीज़ों से आप अलग तरह से परेशान हो रहे थे, जैसे पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा था? वो फिर भी मतलब चाहे बाहर वाला कुछ भी कह रहा है, खोटा सिक्का कह रहा है या कोई बॉडी शेमिंग कर रहा है, वो योर पेरेंट्स वेरी लविंग टुवर्ड्स यू? मतलब क्या सपोर्ट था आपको? पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते थे, बट आई डोंट थिंक कि उन्होंने भी कभी इतना एक्सपेक्ट किया था कि हम इतनी आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन मॉम जो थी वो हमेशा सबसे फाइट करके ये बोलती थी कि मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे, मेरे बच्चे सबसे आगे बढ़ेंगे। और मतलब सी वी वर पुअर और देयर इज नो शेम इन सेइंग दैट कि माय फैमिली वाज पुअर। मेरे पेरेंट्स जो थे, अभी भी आप जाएंगे मेरे रिश्तेदार, रिलेटिव्स वगैरह, मेरी बुआ, फूफा जी या चाचा वगैरह जो डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, दे आर स्टिल फार्मर्स एंड विलेजर्स। धीरे धीरे करके हम इस लेवल पे गए हैं, तो उसके लिए पापा को बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार कि हमारे पेरेंट्स उतना नहीं कर रहे हैं, बट नाउ व्हेन वी लुक बैक वी रियलाइज कि उन्होंने बहुत कुछ किया। चलिए आपको एक मैसेज सुनवाते हैं हम। Okay. हमने कुछ लोगों से आपके बारे में और जानने की कोशिश की। हेलो रिचा मैम, नमस्कार। हेलो ब्रदर, आई लव यू। बहुत खुशी हुई आखिर में आपको इस मंच पर भी आने का मौका मिला। हालांकि मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लगभग मैं आपके सारे इंटरव्यूज देखता हूँ। और रही बात हम दोनों भाइयों के बीच की, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि क्या होता था कि जितेंद्र जो है बचपन से बहुत ज्यादा जिद्दी है और गुस्से वाले हैं। तो इनकी जिद की वजह से काफी नुकसान मुझे भी उठाना पड़ता था। तो होता क्या था कि जिद ये करते थे, मम्मी गुस्सा होती थी, 2 थप्पड़ इनको मारती थी, तो बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चलता था, तो 2-3 मुझे भी पड़ जाते थे इनके साथ। तो ऐसे ही एक वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या होता था कि जब हम लोग हॉस्टल में थे, उस समय भाई की उम्र तकरीबन होगी 11 साल और मेरी उम्र होगी 9 साल। तो भाई के साथ में एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मतलब जो चीज सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। तो ऐसे ही एक वाक्य हमारे साथ उस समय हुआ कि हॉस्टल के प्रिंसिपल साहब जो थे, उनके एक छोटे भाई थे जो कि हॉस्टल के एक प्रोफेसर भी थे। तो उन्होंने किसी चीज को लेकर जितेंद्र को चिढ़ा दिया।
तो उस चीज की वजह से क्या हुआ कि अब चूंकि कुछ गलत उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा एग्जैक्टली मुझे तो याद नहीं है कि क्या कहा, तो उसकी वजह से भाई जो है बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने उस चीज को लेकर उन साहब से कुछ आर्ग्यूमेंट कर दिया। अब चूंकि वो प्रिंसिपल के भाई, उनके ईगो को हर्ट हुआ और उन्होंने इनकी पिटाई करी, इनके साथ साथ मेरी भी पिटाई करी। अब देखिए होता क्या है कि इनकी जब पिटाई हुई तो मैं इनको समझा रहा हूँ कि यार सॉरी बोल देते हैं, वो छोड़ देगा अपने को, नहीं तो पूरी रात दोनों को मारेगा। हालांकि इन्होंने मना कर दिया सॉरी बोलने से और उसका रिजल्ट भी ये हुआ कि पूरी रात हम दोनों की पिटाई हुई। तो उस समय मैंने इसको कई बार बोला भी कि यार सॉरी बोल देते तो वो बाहर जाने देगा, हम लोग वहां बाहर जाकर सो जाएंगे। बट चूंकि मैंने बताया कि ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, तो ये चीज मैंने उस दिन देखी और वो जो जिद थी, उस जिद को आज कैसे इन्होंने जज्बा बनाया अपना जिंदगी के लिए, वो मैंने आज यहाँ पर देखा। तो आई विश लक फॉर हिम, जैसे आप तरक्की कर रहे हैं ऐसे और भी आगे तक तरक्की करते रहिए। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ऋचा जी मौका दिया मेरे भाई के बारे में कुछ बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। that's my brother. Yeah. So he's my brother. ये इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ था कि ये प्रिंसिपल के भाई थे और किसी बच्चे के बैग में से किसी ने कुछ ले लिया होगा, और मैं ये चोरी झूठ ये सब बचपन से नहीं करता हूँ। तो और इनफैक्ट मेरी फैमिली ना परेशान थी क्योंकि मैं झूठ कभी बोलता ही नहीं था, और ये प्रिंसिपल का जो भाई था इसने आके पिटाई करनी शुरू कर दी लोगों की, बच्चों की। अब मेरी भी पिटाई कर दी क्योंकि वो क्या लाइन से खड़ा करके सबको ही मारता है। मैंने अड़ गया, मैं क्या मुझे क्यों मार रहे हो? तो बोले चुपचाप खड़ा रहे वहाँ पे। मैं भिड़ गया उससे, मैं धक्का भी दे दिया उसको। तो फिर वो उसने और मारा, फिर उसने बाकी लोगों को तो छोड़ दिया, वो पूरे निकल गए, पता भी नहीं चला किसने चुराया नहीं चुराया। वो मैं और मेरे भाई के ऊपर वो चढ़ गया। तो पहले तो उसने हम लोग को बेल्ट से खूब मारा, मारता रहा। मैंने कहा और मार। 11 साल की उम्र में अब, माय गॉड। तो वो मुझे मार रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ और मार। बोल रहा है सॉरी बोल। नहीं बोला। तो उसके बाद में फिर मार के उसने हमको एक रूम जो था कंस्ट्रक्शन में था, कॉर्नर वाला रूम, उसमें मेरे और मेरे भाई को उसमें बंद कर दिया। अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उसमें पानी वानी हो रहा था, तो ऑब्वियसली रात भर सोए नहीं। जैसे एक चीज़ मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, एक तरफ एक बच्चा है जिसकी बॉडी शेमिंग वगैरह हो रही है और आपने कहा दोस्त नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतना सब सुनना पड़ता होगा तो सहम जाता होगा, थोड़ा अंदर इंट्रोवर्ट हो जाता होगा। लेकिन उसका भाई कह रहा है कि गुस्से वाला भी बहुत था। गुस्से वाला। तो ये गुस्सा इसी सब की वजह से था कि इतनी सारी चीज़ें सुन रहा हूँ और दबा रहा हूँ, मैं कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये गुस्सा किस चीज़ का इतना था? आई थिंक गुस्सा उसी चीज़ का था क्योंकि मुझे लाइक आई सेड, मुझे बचपन से एकदम झूठ में बोलता नहीं हूँ और चोरी चकारी कभी की नहीं, राइट। सो हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, क्योंकि आप छोटे से गाँव में हो, वहाँ पे झूठ तो लोग बोलते ही हैं। कभी 50 रुपये की जगह 60 रुपये कर दिए। सो ये सारी चीज़ें चलती हैं। और मेरे सामने क्या होता था ना कि मैं कोई भी कुछ भी कर रहा ना, मैं फटक से बता देता था कि अरे इसने देखो ये 50 रुपये नहीं है 60 रुपये, ऐसे करके। सो ये चीज़ें ना कई बार रिलेटिव्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, इवन फैमिली वालों को भी, तुझे इतना सच बोलने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो वो एक फर्स्ट लेवल कि यार मुझे तो हमेशा बचपन में मैंने देखा है रामायण में, गीता में, और उस टाइम पे तो सीरियल्स ही होते थे कि हमेशा सच बोलना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बोलते थे कि हमेशा सच बोलना चाहिए। सो आई वाज ऑफ दैट ओपिनियन, और वो चीज़ मैंने जिद पकड़ ली थी। और बचपन में मेरा नाम उन्होंने रख दिया था कि ये सत्यवादी हरिश्चंद्र, हाँ ना, तो वो नाम रख दिया था। अब मुझे समझ में भी नहीं आता था कि मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कट ऑफ हो गया था कि ये सोसाइटी थोड़ी अलग चल रही है, मैं थोड़ा अलग चल रहा हूँ। तो एक वो, और ये सोसाइटी वैसे क्यों नहीं कर रही है, वाई इज वर्ल्ड नॉट डूइंग द राइट थिंग, वाई आर दे डूइंग द रॉन्ग थिंग। तो मुझे हमेशा से वो लगता था कि यार गलत क्यों कर रहे हैं लोग। मतलब उस टाइम पे मुझे आई थिंक फर्स्ट आई रियलाइज कि हाउ बिग इज़ इनइक्वालिटी इन द होल वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में इनइक्वालिटी कितनी है। तो मैं हमेशा कोशिश करता था कैसे भी करके लोगों को जितनी भी हेल्प कर सकता था करता था, और जितना मैं कोशिश करता था हेल्प करने की, आई ऑलवेज फेल्ट लाइक इट्स नेवर गोइंग टू बी इनफ। सो वो चीज़ से मुझे बड़ा गुस्सा आता था। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली एज आई केप्ट ग्रोइंग आई स्टार्टेड हेटिंग सक्सेसफुल पीपल। मुझे लगता था कि दीज सक्सेसफुल पीपल आर द प्रॉब्लम, व्हाई देयर आर सो मेनी पुअर पीपल इन द वर्ल्ड। ओह माय गॉड। यस, आपकी ज़िंदगी में कितना वो है ना, एक तरह से बोले कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं बहुत सारे। कॉलेज के बाद आपने क्या किया, उस जर्नी पे मैं आगे जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना आपके जवाब से मेरे मन में एक सवाल आया। आपने कहा कि आपको कभी भी झूठ बोलना पसंद नहीं था, हमेशा सच बोलना है क्या। लेकिन
जैसे जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रडिक्शंस, जब आप बिजनेस में आते हैं तो कितनी बार आप ना भी चाहें ना, आपसे कह दिया जाता है अरे ये कह दो, ये डेटा थोड़ा मैनिपुलेट कर दो, ये ऐसे कर लो। तो आपके लिए कितना मुश्किल रहता है जब आपको मतलब बिजनेस इंटरेस्ट है या कुछ है और उसमें लेकिन आपके अपने एथिक्स हैं। डू यू एवर कॉम्प्रोमाइज? सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी। कुछ एक एंकरिंग पॉइंट्स होते हैं लाइफ के, वहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। कुछ जगह पे जहाँ पे कि किसी को हर्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन जहाँ पे वो भी आसान नहीं होता होगा शायद। आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन कई बार यू लुक एट द बिगर पिक्चर, हमेशा एक बिगर पिक्चर। जैसे आप छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे से आप झूठ बोलते हो कि चॉकलेट मत खाओ दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, राइट, बट आप उसके हित के लिए बोलते हो। सो दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग विच आई हैव कम टू नाउ। बट बचपन में अगर वो छोटा बच्चा मुझसे पूछता कि चॉकलेट खा लूँ, मैं बोलूँगा खा ले, दांत में कीड़े नहीं पड़ेंगे। सो समटाइम्स यू अंडरस्टैंड दैट ट्रूथ इज मच मोर डेंजरस दैन a lie, right? So this is where wisdom comes in. So I think that way I have grown much wiser. So I look at the larger picture now. But when it comes to ethics, when it comes to being that man of my words, अभी भी उस चीज़ पे एटलीस्ट कोई नहीं बोल सकता कि यार JC is like, चाहे आपका कुछ लाख रुपए का नुकसान हो रहा हो, you would always choose your ethics. yes, yes. So good. चलिए, तो अब इंजीनियर बन गए, उसके बाद क्या हुआ? नौकरी की? हाँ, वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में, अब मैं टॉप तो करता ही रहता था क्लास में, तो वहाँ पे सब लोग को लगता था इसका सिलेक्शन तो बड़े आराम से हो जाएगा इंटरव्यू में, लेकिन वो ज़िद और वो जो गुस्सा, वहाँ पे भी उसने प्रॉब्लम कर दी। सारे बच्चों का धीरे धीरे सिलेक्शन होता जा रहा, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। HR राउंड में जाके बाहर, GD में बाहर। तो आई ऑल्सो काइंड ऑफ बिकेम एकदम लाफिंग स्टॉक वहाँ पे लोगों के लिए। वहाँ पे भी मजाक कि यार तू तो इतना टॉप करता था, सबका सिलेक्शन हो गया, एक तू और 5 लोग और बचे हैं क्लास में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो और ज़्यादा गुस्सा। फिर मैं ना एक टाइम होता है जब आप बोलते हो ना कि दिस इज इट, नहीं कर रही नौकरी, रोना बंद, अच्छा, आंसू बंद, गुस्सा बंद, सब बंद, और एकदम जिसको बोलते हैं ना कि अब एकदम बेशरम हो जाओ। I think that was the time when I became totally बेशरम। उसके बाद में फिर हर कंपनी में मैं जाता था, मेरा एक मोटो होता था कि इस कंपनी में सेलेक्ट नहीं होना है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में ना मैं कंपनीज के जाके वहाँ पे HRs को परेशान करने लगा। तो ओपन रूम डिस्कशन में वो कुछ पूछ रहे हैं, मैं उनका कुछ बोल रहा हूँ, एंड somehow I ended up cracking 2 companies back to back। देखिए, ये कैंपस इंटरव्यूज जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए टिप है या नहीं पता नहीं। मतलब वहाँ पे आप being nice does not get you anything, and I think it's वहाँ पे पहली बार मुझे लगा कि यार होगा तो होगा वरना भाड़ में जाए। बस एक वो जैसे ही मेरा मेंटालिटी आया, एटीट्यूड बदल गया वहाँ पे पूरा मेरा। तो उसके बाद आई थिंक दैट काइंड ऑफ बिकेम अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट फॉर माई लाइफ। तो वहाँ पे 2 कंपनीज में मेरा बैक टू बैक सिलेक्शन हुआ, फिर मेरा इसमें एयरफोर्स का सिलेक्शन हुआ, उसके GD में फिर एक बार निकल गया, फिर दूसरी बार हुआ, तो वहाँ पे फिर फाइनल डे तक पहुँचा था मैं बैंगलोर में। उसके बाद मैं फाइनल डे में वहाँ से वापस हो गया। ऐसे मतलब मेरा NDA और इसमें कम से कम 5 बार मैं लाइक आई कुडंट। सो उसके बाद में फिर जब हम लोग की बारी आई ज्वाइन करने की 2008 में, सो पुणे में ज्वाइनिंग मिली। जब लाइक आई सेड कि 2008 में पहली बार मैंने पिज्ज़ा और बर्गर खाया, एंड पुणे इज़ ब्यूटीफुल, यू नो। उस टाइम पे लाइक आई फेल इन लव विद द सिटी। फिर तो मुझे लगा था कि अब मैं कभी ज़िंदगी भर बाहर जाऊँगा ही नहीं। पहली बार ऐसा लगा कि यार ज़िंदगी कहीं से कहीं पे मूव कर रही है, और दुकान पे नहीं बैठा हूँ मैं, और वो मतलब गोलियाँ नहीं बेच रहा हूँ वहाँ पे, आटा दाल नहीं बेच रहा हूँ। फाइनली आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और फैमिली में पहला था मैं। तो जॉब कर रहे हैं और 14,000 की अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, एवरीबॉडी इज हैप्पी। घर पे सब खुश कि अरे 14,000, अब तो तू अमीर बन गया। 2008 में। और उसके बाद में क्या हुआ कि रिसेशन आ गया। तो मैंने ज्वाइन किया सितंबर अक्टूबर में, और फरवरी में उन्हें बोला कि अब तुम लोग जा सकते हो। विदिन 4 months। अब मेरी जान निकल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, मुझे वापस जाना ही नहीं घर। मैंने बोला सर कुछ तो काम मिलेगा, कुछ भी दे दो। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, विल पे यू 4,000 रुपीज़ इफ़ यू वांट टू वर्क हेयर, वर्क इन अ प्रोजेक्ट, एंड देन वील एब्जॉर्ब यू लेटर ऑन। 14,000 से 4,000 मंथली। और उस टाइम पे ये हुआ था कि मैं वहाँ पे एक PG में रहता था जिसका कॉस्ट था 2,500 रुपये। तो अब 2,500 PG के चले गए, बचे आपके पास में 1,500 रुपये। तो फिर उसके बाद में पापा ने बोला यार
कब तक रहेगा तू 4,000 रुपये में, क्योंकि 1,500 रुपये का मतलब ये था कि पहले जो मैं ऑटो से जाता था वो ऑटो से अब जाना बंद, तो मैं वॉक करके जाता था वहाँ से वडगांव शहरी से कल्याणी नगर। दूसरा 30 रुपये की एक थाली मिलती थी लक्ष्मी पे। सो अब 30 रुपये पर डे के हिसाब से आपका देखो तो महीने में 1,500 रुपये में आप एक बार खाना खा सकते हो, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बच रहा। तो एक बार आप खाना खा लेते थे और उसके बाद में ऑफिस में अगर कुछ मिल गया आपको तो बहुत अच्छी बात है, और मतलब उसके बाद आपके पास पैसे बचते ही नहीं थे। आप एक टाइम ही खाना खा रहे थे उस समय? ऑफिस में मिल जाता था, बट उसके बाद में घर पे मतलब कभी कभार एक बार खाना खाऊंगा, कभी कभार स्किप। और घर से मंगा नहीं सकते? घर से पहले नहीं मंगाया, फिर लास्ट में जब मंगाना शुरू किया तो फिर पापा ने बोला यार कोई फ़ायदा नहीं है, तो वापस यहाँ पे आ जा। तो अब यहाँ से नौकरी के वापस घर पहुँच गए। तो अच्छा, वहाँ घर पे चले गए आप? घर चला गया। फिर मेरे पास में जॉब नहीं था, फिर वहाँ पे मैंने ढूंढने की कोशिश की जॉब, तो वहाँ पे मुझे 5,000 का जॉब भी नहीं मिला। और फिर उसके बाद में लकीली आई थिंक नवंबर उस टाइम पे था 2009 में ऑलमोस्ट फायर होने के बाद में 1 साल बाद में L&T का ऑफ़र लेटर आया, और उनका ऑफ़र आया, मॉम स्टार्टेड क्राइंग। उस दिन पहली बार डैड भी रोने लग गए। उसके बाद में फिर नहीं, मैं तो पागल हो गया था। आई वाज लाइक कि फाइनली। सो फिर उसके बाद फिर कुछ सोचा नहीं, ये नहीं वो नहीं, फटाफट गया मुंबई में, ज्वाइन कर लिया। वहाँ से फिर मैसूर से फिर वापस मुंबई। उसके बाद में फिर वहाँ से आकृति मिली मेरी वाइफ मुझे बैंगलोर में। लकीली जब वो मिली उस टाइम पे, जैसे ही वो मिली उसके बाद से लाइफ एकदम चेंज होना शुरू हो गई। उसके बाद फिर मेरा IBM में सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में IBM के बाद में फिर वहाँ से वापस ऐसे वो बने कि आई गॉट अ चांस टू कम बैक टू पुणे। यस। एंड देन फिर पुणे में हमको लगा कि अब यहाँ पे हम सेटल हो जाएंगे। ये क्या 2012-13 हो गया होगा मेरे? 12-13। एंड देन माई डॉटर केम इन दिस वर्ल्ड, और उस टाइम पे लाइक आई थिंक पूरी लाइफ 360 हो गई, माइंडसेट ही चेंज हो गया। उस टाइम पे मुझे लगा था कि यार आई हैव टू बी ए बेटर फादर। और पुणे में लकीली वी वर इन अ गुड प्लेस, सो वहाँ से जिम थोड़ा पास में था, और जिस IT कंपनी में मैं काम करता था, जो IT पार्क में, उसके अंदर ही जिम था। तो एक तो जिम के अलग से कुछ पैसे नहीं देने हैं, और मैं तो बचपन से पैशनेट था, क्योंकि सब कुछ करते करते भी आई वाज वर्किंग आउट। न्यूट्रिशन फालतू था, बट यहाँ पे मैंने फिर जिम में काफी ये आप कर रहे थे, फिटनेस का थोड़ा आपका चल रहा था, मतलब थोड़ा जो था मतलब बचपन वाला वो तो चला गया था? नहीं, मोटापा था। अच्छा। लेकिन एक्सरसाइज कर रहा था। अच्छा। तो फिटनेस एक तरह से उस टाइम पे इट वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत ज़्यादा फिट नहीं थे, बट डिसेंटली फिट थे, और शक्ल तो अच्छी थी नहीं, तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत तो उस टाइम पे थोड़ी बॉडी, हमको लगता था कि यार बॉडी बना लेंगे तो कम से कम थोड़ा बेटर रहेगा। और वहाँ पे ऑब्वियसली पुणे जैसी सिटी है, तो लड़के लड़कियाँ सब बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो गांव से जब आप आते हो ना, तो आपका एक गांव वाला लुक होता है, वो लुक होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और वो गांव वाला जो लुक होता है ना, वो लुक ना इट्स वो आपकी पूरी ज्योग्राफी चेहरे की जो होती है ना, वो अलग ही होती है। डिफाइन दैट लुक। नहीं, एक लुक होता वाला है, लुक एक लुक होता है। आप जैसे पोज करते हो, आप बात करते हो, आप जैसे पॉज लेते हो, आप सांस भी लेते हो ना, वो सारी चीज़ें आपके शक्ल पे दिखती है। अब जैसे राजकुमार राव को आप देखेंगे, जब वो पहले जब आए थे ना, ही हैड दैट गांव वाला लुक, आई हैड दैट गांव वाला लुक, बट नाउ दैट लुक हैज गॉन। पता नहीं, मतलब कोशिश की, बट उस पर बहुत मेहनत लगती है। सो उस टाइम पे लगा कि चलो यार बॉडी बनाते हैं, बॉडी में कम से कम थोड़ा वो गांव वाला लुक थोड़ा कम हो जाएगा। तो एक्सरसाइज की वहाँ पे, फिर जिम में किसी ने बताया कि यहाँ पे MTV फिटनेस फैन चैलेंज चल रहा है पुणे में, आप करो ट्राई। तो वहीं का एक ट्रेनर था, उसने मुझे ट्रेनिंग करवाई, ऑलमोस्ट 6 महीने की क्रॉसफिट स्टाइल की ट्रेनिंग। और उसने फिर मुझे उसके लिए रेडी किया, बोला कि आप जाओ और यहाँ पे करो। और पहली बार MTV पे एक 5 सेकंड का क्लिप आया था जिसमें मैं भी था। तो बहुत खुशी। तो पेरेंट को मैंने बोला कि देखना, वो बार देखना उसको। 5 सेकंड भी नहीं होंगे वो, मतलब पूरा क्लिप जो था दैट वाज अराउंड 15-20 सेकंड का एक ऐड रहता है, उसमें से मतलब 1 सेकंड के लिए मेरी झलक मिली होगी। तो आई एम लाइक क्रेजी। तो वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में फिर मैंने कहा यार ये सही है, ये करना चाहिए मुझे। और उस टाइम तो दैट वाज सक्सेस, क्योंकि लाइक आई सेड, आपको पता ही नहीं होता ना कि सक्सेस क्या है। जब आप, इट्स लाइक व्हेन यू लुक इन द रियर मिरर यू रियलाइज कि हाउ फार यू हैव कम। तो उस टाइम पे तो गेटिंग
दैट 1 सेकेंड ऑन MTV वाज लाइक अ वेरी बिग डील। और फिर उसके बाद फिर फिटनेस फैक्टर में, फिट फैक्टर करके एक था फिटनेस मॉडलिंग, उसमें किया। हालांकि वहाँ पे सिलेक्शन वगैरह नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ़र था, उसने फोटोग्राफर ने मुझे स्पॉट कर लिया, बोला कि आपकी ना आप बॉडी बहुत अच्छी है और आप IT में हो, वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दिस। तो उसने फिर मेरा मेंस हेल्थ में मैगज़ीन में एक शूट करके डाला कि एक सेगमेंट कि IT में रह के हाउ कैन यू बी सुपर फिट। अच्छा। और उस टाइम तक फिर मेरी धीरे धीरे करके न्यूट्रिशन की नॉलेज, एक्सरसाइज साइंस की नॉलेज काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो फिर मैं एक जॉब चेंज करके वहीं पे दूसरी कंपनी में काम करने लगा था। एंड वहाँ पे फिर मुझे पहली बार मेरा एक फ्रेंड था पवन नाम का, उससे मुलाकात हुई और उसने मुझे बोला कि यार इतनी अच्छी बॉडी बना रहे हो तुम, ये ड्रग्स के बिना तो बन ही नहीं सकती। तब मैंने उसको समझाया कि नहीं, ये बिल्कुल 100% बन सकती है और मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा तुम्हारी बॉडी। तो उसने 3 महीने तक मेरी डाइट फॉलो की और ट्रेनिंग की, और उसका बॉडी थी उसकी, लेकिन कभी एब्स नहीं आते थे। और उसका डाइट ऐसा था कि वर्कआउट के पहले केला खाना है, वो अंडे खाने हैं, और वो सब मतलब जो नॉनसेंस ब्रो साइंस जो चलता है। और उस टाइम तक मैंने रिसर्च थोड़ी बहुत अच्छी खासी पढ़ के रखी थी, क्योंकि मेरे प्रॉपर एप्स थे। आप पढ़ने लगे थे, वही मैं पूछने वाली थी, आपसे रिसर्च कर रहे थे। हाँ, आपने कोई कोर्स बाहर से नहीं किया, आप अपना सेल्फ स्टडी और ये सब? अभी तक तो नहीं किया था। अच्छा। ये पूरा सेल्फ स्टडी चल रहा था उस टाइम पे। क्रिस गेथिन वगैरह काफ़ी फेमस थे, तो उनका DTP का प्रोग्राम आया था नया, तो पहले वो फॉलो किया। फिर वहाँ से घूम फिर के bodybuilding.com पे गए, bodybuilding.com पे फिर और पढ़ना शुरू किया। वहाँ से फिर क्वान्टिफाइड न्यूट्रिशन, कैलोरी डेफिसिट, कैसे मतलब सब किया, पूरा रट मारा था कि क्या क्या चीज़ है। पवन का जब रिजल्ट मिला उसको 3 महीने में, उसने मेरी डाइट ट्रेनिंग फॉलो की, तो इज़ वेरी हैप्पी। और उसने बाकी लोगों को बताया। फिर मेरी एक फ्रेंड थी विनीता, उसने फॉलो किया। फिर ऐसे ऐसे करके वहाँ पे मतलब मेरे व्हाट्सएप पे बेबी स्टेप्स आप ले रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे करके ऐसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनते गए हमारे। अच्छा। और ग्रुप में एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि आई हैड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें US के भी लोग थे जो कि मेरे से डाइट और ट्रेनिंग प्लान लेने लगे। तो ग्रुप का नाम फिटर हो गया था? नहीं, स्क्वाट्स। अच्छा, स्क्वाट्स मतलब सिस्टमैटिक क्वांटिटेटिव यूनिफाइड एस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। कुछ तो इंजीनियर टाइप नाम रखा आपने। कुछ तो भी करके रख दिया था मैंने। याद आ गया मुझे स्क्वाट्स। और वो व्हाट्सएप का ग्रुप हमने कर लिया कि भाई ये हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। और उस टाइम पे लार्जली मैं फ्री ट्रेनिंग करता था। फिर एक दिन मेरा फ्रेंड, जो अभी ही इज करंटली माय बेस्ट फ्रेंड, एंड ही केम टू मी, ही केम एंड मेट मी इन द जिम एंड सेड, JC, I'm 108 kgs, कुछ भी करके मेरा वजन घट नहीं रहा है। अभी मेरा इंसुलिन इज हाई, दिस थिंग, माय ब्लड शुगर इज हाई, एंड आई हैव टू डू समथिंग, आई एम लाइक रियली डिप्रेस्ड एंड यू हैव टू हेल्प मी। आई एम लाइक, ठीक है, आई विल हेल्प यू। ही सेड, आई विल पे यू। आई सेड, why would you pay me? He like, no, I'll pay you. Sweet. I'm like, but I'm not charging any money, I'll just help you for free. He's like, no, I'll give you 6,000. Wow. I'm like, wow. 6,000 रुपए, मतलब मैं फ्री में कर रहा हूँ, ये क्यों मुझे पैसा दे रहा है बंदा? And I don't think I could sleep that night. I was talking to my wife and like, he gave me 6,000 rupees for diet and training. He gave me 6,000 rupees for diet and training. She's like, हाँ यार, wow, इस चीज़ में कुछ फ्यूचर है तुम्हारा। तो फिर उसके बाद में अली का तो रिजल्ट आ गया। In a matter of 8 months, he went from almost 102 kg उस टाइम, his actual weight was 108, पहले कुछ कम करके ही came to like 102, उसके बाद फिर वहाँ से ही went down to 66 kgs. My God. And he had proper abs, हाँ, proper abs. तो अब वो उनका रिजल्ट आया, तो उनके फ्रेंड अंकित खन्ना, डेंटिस्ट, वो भी काफ़ी फेमस पुणे सिटी में। तो ऐसे ऐसे करके जो फैलनी बात शुरू हुई, और अब फिर सब पैसे देने लगे। फिर सब पैसे दे रहे हैं। एंड देन एवरीबडी इज़ लाइक 3,000, 6,000, ऑलमोस्ट मंथली 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लगे। बट मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे लगा यार ये दिस इज़ रॉन्ग। कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में हो रहा था ना कि यार क्यों मैं पैसे ले रहा हूँ लोगों से, मुझे नहीं करना ये। तो फिर मैंने क्लाइंट्स लेना बंद कर दिए। बट मैंने उस टाइम पे एक बुक लिखी थी, गेट श्रेडेड। मैं कहा कि अब एक काम करो, ये बुक मैं डाल रहा हूँ ऑनलाइन, और जिसको भी पढ़नी है बुक, ये बुक पढ़ो और आप फ्री में सब फिट हो जाओगे। इसमें सब कुछ है। अगर आप ये बुक पढ़ लोगे और इस बुक में जो लिखा है इसको फॉलो करोगे, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा और आप किसी को कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और वो मैंने बुक अपलोड कर दी फेसबुक में। उसके बाद लोगों ने उसको डाउनलोड किया, उसमें सवाल जवाब करने लग गए, और ऐसे करके हमारी फिटर की कम्युनिटी फॉर्म हुई। तो फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया, स्क्वाड्स करके,
और उसमें लोग आए, उसमें जुड़ने शुरू हो गए और 2015 के एंड तक आई थिंक 50,000 लोग हुए थे उस ग्रुप में और हज़ारों लोगों ने वो बुक डाउनलोड की, डिस्ट्रीब्यूट की। और सवाल जवाब घूम फिर के लोगों का सवाल वही था कि यार आप मुझे पर्सनली ट्रेन कर दो। सबको वही चाहिए होता है। तो वहाँ से फिर आइडिया आया कि यार अगर मैं ऐसे करके लोगों को एजुकेट करना शुरू करूँ और ये कोचिंग करें, मुझे नहीं करना, लेकिन अगर ये लोगों को कोच करना शुरू करें थोड़े पैसे के बदले में, और इससे क्या होगा कि लोग फिट होंगे, साथ में अपन जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं। तो वहाँ से फिर मेरा एक विजन स्टेटमेंट निकल के आया कि यार अपन 50 मिलियन लोगों को फिट करते हैं और कम से कम लाख जॉब क्रिएट करते हैं इस इंडस्ट्री में। फिर मैंने एक टाइम के बाद मैं डिसाइड कर लिया था कि यार ये दिस थिंग कैन वर्क। जब एक वो आइडिया आ जाता है ना दिमाग में, क्योंकि लोग बार बार आपके पास में आ रहे हैं एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरे छोटे से घर में वहाँ पे लाइक बिल्डर्स आर कमिंग एंड वहाँ पे प्रॉपर सड़क भी नहीं थी। मतलब पीपल आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ एंड यू नो डिफरेंट स्टेट्स एंड इवन यूएस से, और वो वहाँ पे आ रहे हैं उधर हांडेवाड़ी में जहाँ पे प्रॉपर सड़क भी नहीं बनी है, कमिंग टू माई स्मॉल फ्लैट and talking to me and they want me to help them. I'm like this is crazy. So then I was like कि यार ये आइडिया काम करेगा। तो फिर वही जो फिटर का हमने स्क्वाड्स का जो ग्रुप बनाया था फेसबुक पे, वहीं से 3-4 लोग निकले जिन्होंने 5-5 हज़ार रुपये कंट्रीब्यूट किए और 90,000 रुपये करके ऐसे कुछ मैंने किए, कुछ उन लोगों ने किए, ऐसे 90,000 रुपये कंट्रीब्यूट करके एक वेबसाइट बनाई हमने squats.in जनवरी 2016 में, जिसमें जो मेरे जिन लोगों को मैं एजुकेट कर रहा था वो सारे लोग एज ए कोच ऑन बोर्ड हुए। अच्छा। और इनको हमने सबको ISSA का इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करवाया और उस टाइम तक मैंने भी कर लिया था ISSA का सर्टिफिकेशन। और प्रेमिस सिर्फ इतना था कि अगर आपको वज़न कम करना है, आप यहाँ इनमें से कोचेस में से कोई भी एक कोच सिलेक्ट करो, वो कोच आपको डाइट देगा, आपको प्लान देगा, आपसे बातचीत करेगा और आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो 100% मनी बैक गारंटी। अच्छा। उस टाइम पे दिस वाज वेरी नोवेल, क्योंकि डाइटिशियंस वर चार्जिंग शिट लोड्स ऑफ मनी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। सो वी बिकेम एन इंस्टेंट। हमारा पहले महीने में ही वी डिड अ बिजनेस ऑफ अराउंड 9.39 लाख रुपीज़। उसके बाद दूसरे महीने में ऑलमोस्ट 14 लाख रुपीज़, तीसरे महीने में 24 लाख का बिजनेस। और ये कौन सा साल आ गया है? 2016। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, मई होते होते हमारे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए 5 महीने में। मतलब दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। अभी जर्नी 7 साल की हो गई। 7 फिनिश हो गए। दिस इज नाउ 8th ईयर रनिंग। चलिए आगे की बात से पहले आपको एक और मैसेज सुनवा देते हैं। Hi, I'm Ali Engineer, JC's fortunately very good friend. Met him in 2015 at my worst physical and mental state. And he's my friend, Ali Engineer. First thing that JC, I met him over the internet and met him in person when I messaged him. And the first thing he tells me is, "Hey, buddy, why are you so depressed?" And I just burst out into tears and told him, and he said, "Just trust me. Trust me, and you'll be in a better place." Fortunately, I trusted him, and in 4.5 months, lost tons of weight. But having said that, I just need to tell you one thing about JC is he always never fails to acknowledge people who have been through with him through his thick and thin. People who've helped him through his journey from where he was to how successful he is today. And he's also an admirable quality in him is as he's progressed in life, he has retained his humility largely, because people who tend to become arrogant, tend to become with the success and the money which comes in, they really tend to become arrogant, and JC doesn't have 1 ounce of that. Anybody can approach him, and he is out there to help selflessly. So I wish him loads of success, because the more successful he'll get, the more lives he'll be able to reach out to, and the more people he'll make a difference to. JC, I love you. You've been a true friend, and I wish you all the success in the world. Thank you. So nice. Yeah, I was talking about Ali. ह्यूमिलिटी है, अभी बदले नहीं है आप, अभी सक्सेस सर चढ़कर बोला नहीं है जैसे लोग बोलते हैं। अभी शायद उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। बदले नहीं, अभी शायद उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन आपके चेंज से पहले की 2 चीज़ें मुझे अभी ध्यान आई। मैं आपके कुछ वीडियोस पहले देख रही थी। आप
आपको बीच में नशे की भी आदत लगी, जो आपने कहा कि कुछ ऐसा एक फेज आया था जब आपको बैंगलोर में आदत नहीं थी। वहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना कि बैंगलोर में इज ए IT कंपनी और 99% पीपल स्मोक एंड ड्रिंक और उनको पता भी नहीं है। अगर आप स्टैटिस्टिकली देखो ना, बैंगलोर इज वन ऑफ द वर्स्ट व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड लाइफस्टाइल हैबिट्स। तो वहाँ पे आदत पड़ गई सिगरेट की और सिगरेट की फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद फिर अब फ्रेंड्स वही थे, तो उनके फ्रेंड्स जो थे वही अपने फ्रेंड्स बन गए। तो वो जो फ्रेंड्स थे वो एक लेवल और आगे, वो उनका वीड वगैरह का जो होता है वो वीड से फिर वो सब मतलब उसके बाद बिन देयर डन दैट। फिर उसके बाद मैं जिम्स में भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिले जिनको कि वीकेंड पे नहीं, स्टेरॉइड्स नहीं, वीकेंड्स पे ड्रिंक करने की आदत होती थी, तो थोड़े हाई सोसाइटी से, सो वहाँ उनके साथ में चले गए। सो एक टाइम पे मुझे स्मोकिंग की आदत काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। बट लाइक आई सेड, व्हेन आई केम टू पुणे एंड माय डॉटर्स बर्थ, उसके बाद से फिर मैंने तब सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल एकदम कोल्ड टर्की, स्मोकिंग क्विट कोल्ड टर्की। उसके बाद से फिर मैंने सिगरेट एक दो बार बीच में, लाइक आई हैड माय मोमेंट्स ऑफ वीकनेस, बट अभी मतलब थैंकफुली माय लंग्स आर द हेल्दीएस्ट एवर। Like my respiratory rate is around 15.2, which is like as good as a 18-19-year-old. So उसके बाद से ना फिर जब सब चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं ना, तो फिर आपका लगता है कि यार अगर इतनी अच्छी हो गई तो और अच्छी हो सकती है। हाँ, अब बिगाड़ना नहीं है किसी एक चीज़, अब बिगाड़ना नहीं है। एंड देन योर बिलीफ सिस्टम, एक बार अगर आपकी लाइफ में आप कुछ करते हो और पॉजिटिव होना लग जाती है ना चीज़ें, तो फिर आप और ज़्यादा वो हो जाते हो। और बचपन से जिद तो थी मेरी, जैसे मेरे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, आई एम लाइक यार अब तो मतलब मेहनत करनी है, कितनी भी मेहनत करवा लो करनी है। मेरा पर्सनल जो फिजिकल सेल्फ था, इंजरीज के कारण और मुझे गुस्सा हुआ क्योंकि मेरा मैं वही पूछने वाली थी, इंजरीज क्या थी? वो वीडियो में भी था कि आप बचपन से मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो बचपन से मैं कभी भी ऐसे नीचे बैठ नहीं पाता था। अच्छा। और उसके कारण ना मुझे टीचर्स मारते भी थे, क्योंकि हम लोग का वो जो स्कूल होता था ना, उसमें फट्टियाँ बिछी होती थी नीचे, जब बहुत छोटा था। तो आई कुड नॉट सिट लाइक दिस, ऐसे बैठता था ना तो यहाँ पैर में ऐसे जलन होने लग जाती थी, पीछे बैक ऐसे वो करने लग जाती थी। ऑस्टियोआर्थराइटिस बताया? हाँ, और नम हो जाती थी पूरी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब वो पूरी लाइफ टाइम से मेरे साथ में था। इट गॉट वर्स आफ्टर 2015, और उसके कारण मतलब इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी, आई कुड नॉट इवन प्ले विथ माई डॉटर, आई कुड नॉट इवन बेंड, आई कुड नॉट इवन लाइक मूव अवे फ्रॉम द चेयर। उसके कारण ट्रेडिशनल वेट ट्रेनिंग से थोड़ा सा मूव करके देन आई मूव्ड मोर टुवर्ड्स दिस फंक्शनल मार्शल आर्ट, बैक फ्लिप, ये सारी चीज़ें। मुझे लगा कि यार दिस थिंग शुड नॉट स्टॉप मी, इट कैन नॉट स्टॉप मी। तो एक जिद थी। अदर देन दैट, कभी ये डर नहीं लगा ये सब कर रहा हूँ, पता चला हमेशा के लिए, जैसे लोगों को डर लगता है ना कि पैरालिसिस ना हो जाए, कुछ हो जाए? तो डॉक्टर ने बोला ही था मुझे कि अगर आप बैक की सर्जरी नहीं करवाओगे तो आपको मतलब पैरालिसिस होने के चांसेस हैं। अब उस टाइम तो उतने पैसे भी नहीं थे कि सर्जरी करवा लो। हाँ। तो फिर लगे रहे उस पे अपने? कुछ नहीं, फिर मैं एक्सरसाइज करता रहा, पैसे थे ही नहीं, कहाँ से करवाता सर्जरी। और किसी से गाइडेंस ले रहे थे अपने आप? क्योंकि कई बार पढ़ रहा था मैं ऑनलाइन, पढ़ के सब। अच्छा। तो जितना पढ़ा उसके बारे में, उस टाइम तक आई वॉज लाइक गुड, मेरे को रिसर्च थोड़ी समझ में आती थी, न्यूट्रिशन वगैरह काफ़ी अच्छे से समझ में आता था। इंजरी रिहाब वगैरह उतना समझ में नहीं आता था, बट जब बैक इंजरी हुई तो उसको पढ़ना शुरू किया और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ना शुरू किया, तो फिर चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई हो गई। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर यूज़ की, मोशन, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। और फिर आपका एंटीरियर पोस्टीरियर जो आपका मस्कुलर बैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, उसको फिक्स करना। देन लेटरल मूवमेंट्स, कोर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें जो है मैंने अपने आप में इम्प्लीमेंट करके, और अभी बैक मेरी काफ़ी अच्छी है। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे हेपेटाइटिस है, मुझे मेरे भाई दोनों को बचपन से। तो वो एक चीज़ है जिसके कारण ना मुझे एक बार इंश्योरेंस डिनाई हो गया था। तो मैंने बोला कि मुझे इंश्योरेंस करवाना है, लेकिन उन्होंने इंश्योरेंस डिनाई कर दिया। तो फिर उसके बाद से अभी भी आई डोंट हैव एनी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि हेपेटाइटिस अभी तो कोई भी दे देगा इंश्योरेंस, बट अब मेरी जिद है कि मुझे चाहिए ही नहीं। सो दैट वे आई एम ऑलवेज कॉशियस, सो आई ओनली टेक कैलकुलेटेड रिस्क। मैं ऐसे माइंडलेस कुछ करता ही नहीं हूँ। सो आई एम वेरी वेरी केयरफुल नॉट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रबल। और दिस थिंग दैट if I don't take care of my health, I will develop liver cancer in the future. तो एक थोड़ा सा लिवर कैंसर का हेपेटाइटिस हो जाता है, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, दीज थिंग्स, मतलब मेरे पास चॉइस ही नहीं है। सो नाउ
आई एम एट माई फिजिकली बेस्ट। चलिए थोड़ा सा बिजनेस ग्रोथ की बात करें, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ना देखते हैं आपकी तरफ, आप जैसे लोगों की तरफ, और क्योंकि आजकल स्टार्टअप्स की बहुत बात होती है, बहुत सारे यंगस्टर्स नया काम शुरू करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें रास्ता नहीं पता होता कैसे कहाँ जाना है, फंडिंग कैसे लेनी है। वो शुरू की जर्नी कैसी थी? और एक मेरा सवाल जो हम लोग इंटरव्यू से पहले भी बात कर रहे थे ना, जैसी कि मैं अपना काम कर रही हूँ या आप अपना काम कर रहे हैं, एक सपना तो मन में है ना, एक अल्टीमेट गोल कि मैं चाहता क्या हूँ। तो आप क्या चाह रहे थे? अब नौकरी छूट गई, फिटनेस हो गया शुरू, लेकिन क्या आप माइंडलेस तो नहीं आगे बढ़ रहे थे ना? तो क्या था माइंड में वो, और थोड़ा सा इनिशियल जर्नी जब बहुत पैसे नहीं थे उसके बारे में थोड़ा बताइए। हर इंसान को ज़िंदगी में बहुत बेसिक चीज़ें चाहिए होती है। यू नो, इंसान बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए, उसको लगता है कि उसको पैसा चाहिए, ठीक है। इंसान बोलता है मुझे पावर चाहिए, उसको लगता है उसको पावर चाहिए, बट इन रियलिटी किसी भी इंसान को सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए होता है। आप पैसा भी कमाते हो ताकि लोग आपसे प्यार करें, क्या बात है। आप पावर भी चाहते हो ताकि लोग आपसे प्यार करें। बहुत तो आई थिंक जैसे मैं एक ऐसा इंसान था जिसको हमेशा से मतलब ऐसा ज़्यादा प्यार नहीं मिला, तो आई थिंक जब पहली बार मैंने फिटर कम्युनिटी फॉर्म की और जब पहली बार लोगों ने मुझे थैंक यू बोलना शुरू किया, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ पहली बार मुझे ज़िंदगी में लगा कि यार इतनी यूजलेस लाइफ नहीं है मेरी लाइफ का कुछ मतलब हो सकता है। तो जब आपको लगता है कि यार आप मतलब ऐसे फालतू नहीं हो, आप वो खोटा सिक्का या ऐसे लानत नहीं हो, आप एक जस्ट एक एवरेज पर्सन नहीं हो, आपके पास में कैपेबिलिटी है। बहुत टाइम तो मुझे खुद वो चीज़ समझने में लगा कि यार ये लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, बट मैं डिज़र्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ। जब वो चीज़ होने लगी बार बार, तब फिर मुझे लगा कि यार ठीक है, मतलब माई लाइफ हैज़ अ मीनिंग। वरना उसके पहले लाइफ चल रही थी, क्या हो रहा था, मतलब आई वॉज ऐसा था कि मतलब चल रही थी ज़िंदगी, खुश तो बिल्कुल भी नहीं था मैं। तो आई थिंक फिटर से मतलब मुझे एक ज़िंदगी में मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ मतलब मेरी लाइफ किसी काम की है, अदरवाइज मुझे यूजलेस मुझे खुद दूसरों के काम की है। दूसरों के काम की है। क्या बात है। तो वो एक थोड़ी सी चीज़ थी। और इनिशियली जो फंडिंग और सबकी प्रॉब्लम, मतलब अब वहाँ से अब आप 100 करोड़ पे पहुँचे हैं, तो कैसे अचानक, और 7 साल, मतलब अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत साल हैं। नहीं, बहुत साल तो नहीं है, हम थोड़े से लकी भी थे क्योंकि हमारा कई सारे लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो आई थिंक थोड़ा सा तो एक इंटेंट था, एक कम्युनिटी जो थी, हमने कभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट भी नहीं किया था, बिजनेस तो बाद में बना, पहले तो कम्युनिटी बनी थी। कम्युनिटी 2015 में हमारे पास लगभग 50,000 लोग हुए थे, पर हमने कंपनी 2016 में खोली। राइट, तो कभी ऐसे पैसा कमाना मकसद नहीं था, बट इट बिकेम एन आउटकम, वो एक ज़रिया बन गया आगे बढ़ने का। तो जब हम लोग की कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया, मई तक हम लोगों ने कर लिया था, मई 2016। तो मेरा पार्टनर जो था उस टाइम का, ही वॉज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, ही गॉट वेरी एक्साइटेड। उसको लगा कि यार हमारी कंपनी को ऐसे फंड रेज करना चाहिए। मुझे तो आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे तो उस टाइम पे ये नहीं पता था कि स्टार्टअप क्या होता है, कंपनीज क्या होती है, कुछ नहीं पता। तो पहली बार हम लोग ने इन्वेस्टमेंट वगैरह का एक डेक बनाया, गंदा सा डेक, और उसमें हम लोगों ने अपना पूरा बताया कि क्या है क्या नहीं है। इन्वेस्टर्स से मिले, अब वो सवाल पूछना है कि आपका कैक कितना है, एलटीवी कितना है, कुछ पता नहीं। बाहर जाके गूगल किया कि कैक होता क्या है, तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अब हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा कैक क्या है, हम बोल रहे हैं 0 है यार, हम तो मार्केटिंग करते नहीं है, हम तो मार्केटिंग करते नहीं है। अब हम उसको बोल रहे हैं इन्वेस्टर को कि हमारा कैक 0 है, तो बोल रहे हैं हाउ इज़ इट पॉसिबल, यू कांट हैव अ कैक 0, आपका एलटीवी कितना। फिर वापस गए, फिर चेक किया कि एलटीवी क्या होता है, अब लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है, और वो सवाल तो खैर मैं भी आज शब्द पहली बार सुन रही हूँ उसे। बहुत कन्फ्यूजन। फिर कुछ इन्वेस्टर्स ने तो ऐसे डिस्कार्ड कर दिया कि ये गैस गॉट लकी, आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस नहीं है, टेक बेस्ड बिजनेस नहीं है, इट्स मोर ऑफ ए सर्विस बिजनेस, तो स्केल नहीं होगा। तो ऐसे कम से कम नहीं तो 20-25 इन्वेस्टर्स ने तो रिजेक्ट किया होगा हमको। 20-25 इन्वेस्टर्स ने? ईजिली, ज़्यादा। कई इन्वेस्टर्स तो ईमेल पे रिस्पॉन्ड भी नहीं करते थे। कई इन्वेस्टर्स ने इतना टाइम वेस्ट किया है जिसकी हद नहीं। तो एक टाइम पे मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा यार भाड़ में जाएगी और हम बूटस्ट्रैप ही करेंगे। और फिर हुआ वाई कॉम्बिनेटर। मेरे किसी कलीग ने मुझे बताया कि यार वाई कॉम्बिनेटर करके एक एक्सीलरेटर प्रोग्राम होता है यूएस में, और वहाँ पे अप्लाई कर दो। वहाँ पे
पढ़ने वढ़ने में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और उस टाइम पे हम लोग कर रहे थे लगभग 4 से 5 मिलियन डॉलर, मतलब कितना हो गया 35-40 करोड़ रुपए का हमारा साल का टर्नओवर था। और मुझे एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं फाउंडर्स डिप्रेशन, जिसमें सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन आपको अपने आप में ऐसा लगता है कि आप राइट पर्सन नहीं हो, राइट लीडर नहीं हो। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड फाउंडर्स डिप्रेशन। तो वो मुझे हो गया फाउंडर्स डिप्रेशन और मुझे लग रहा है कि यार इतनी आगे हम हाँ गए, Am I the right person? Am I the right person? और अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं एकदम पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, मैं पढ़ूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो MIT ने उनके बूट कैंप लॉन्च किए और उनका बूट कैंप था टोक्यो में। तो पहली बार मैं जापान गया वहाँ पे, तो वहाँ जब 7 दिन का मैंने उनका बूट कैंप अटेंड किया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। मैं कहा यार तो सब अपने जैसे हैं, सबको ये होता है फाउंडर्स डिप्रेशन, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग बाय द वे। सो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द फाउंडर्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विल स्ट्रगल विथ फाउंडर्स डिप्रेशन, which is not related to money, which is not related to their personal well-being. They will just feel inadequate at the point of time. उनको अपने आप में ऐसा लगेगा कुछ तो गड़बड़ हो रही है। 70% फाउंडर्स, बाय द वे फाउंडर्स जो है बाकी सारे पॉपुलेशन ग्रुप होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो डिप्रेस्ड वैरायटी के लोग होते हैं वो फाउंडर्स होते हैं। जो डिप्रेशन के रेट्स हैं फाउंडर्स में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होते हैं, 70-80%। तो वहाँ जब मैं गया, जब देखा कि बाकी फाउंडर्स भी वैसे ही हैं, और उस टाइम तक ना हम लोग को एक एक्विजिशन ऑफर भी आ चुका था बड़ी कंपनी से, जो हमने जोश में रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा हमको अपनी कंपनी बनानी है। तो जब वहाँ पे गया MIT बूट कैंप में, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली और वहाँ पे एक चैलेंज भी हो गया कि यार आपके पास में एक्विजिशन ऑफर था, आपको ले लेना चाहिए था। तो एक तो मेरा फाउंडर्स डिप्रेशन बाकी फाउंडर्स को देख के थोड़ा कम हुआ, दूसरा कि यार इस बंदे ने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया कि मुझे ऑफर ले लेना चाहिए था। तो अब व्हेन आई केम बैक आई वाज लाइक कि अब मेरे को और ज़्यादा दृढ़ निश्चय जो होता है ना कि नहीं अब इस कंपनी को हमको और लेके जाना है। और वाई कॉम्बिनेटर में साथ साथ हमने अप्लाई कर दिया। वाई कॉम्बिनेटर जो है इट्स एक्सेलरेटर बेस्ड इन द US, और बहुत सारी जो कंपनीज है Airbnb या आपका Reddit या इस टाइप की बहुत सारी जो फेमस कंपनी है वाई कॉम्बिनेटर से निकली हैं। तो वहाँ जाके थोड़ा सा मेरे को सीखने मिला। फिर 3-4 हफ्ते बाद जब समझ में आया कि यार सिखाना विखाना इज़ एक तरफ, बट मेनली इट्स जस्ट अबाउट इम्प्रेसिंग इन्वेस्टर्स, तो वहाँ से मैं छोड़ के इंडिया वापस आ गया। बट उसके कारण शोर शराबा काफ़ी हो गया कि फिटर गॉट सेलेक्टेड इन वाई कॉम्बिनेटर। इट्स ए प्रेस्टिजियस मैटर, क्योंकि हज़ारों कंपनीज हर साल अप्लाई करती हैं और 15-20 वो इंडियन कंपनीज को उठा के लेके जाते हैं। तो ढिंडोरा पिट गया कि भाई फिटर इज़ ए बूट स्ट्रैप्ड स्टार्टअप विच गॉट selected for YC। तो उस पर फिर इंडिया में इन्वेस्टर्स के थोड़े कान खड़े हो गए। सिक्वाया सर्ज दे इन्वेस्टेड $2 million इन अस। अच्छा। फिर उसके बाद में हमारी ग्रोथ हुई, 100 करोड़ का रेवेन्यू पार किया। उसके बाद में फिर ड्रीम कैपिटल और एलिशन पार्क विच आर बोथ स्पोर्ट्स फोकस्ड फंड, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स फोकस्ड फंड, तो फिर उन्होंने भी 11.5 मिलियन विच इज़ रफली 80-85 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का। तो अब हर तरफ से सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं जैसी? नहीं, वो कभी होता ही नहीं है। कभी भी कोई भी फाउंडर जो होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, उसकी लाइफ में सेफ्टी और सिक्योरिटी कभी होती नहीं है। एंड फाउंडर्स आर द मोस्ट पैरानॉइड, उनको ना हर कदम पे डर लगा रहता है, ये चीज़ आती है। और जो ज़्यादातर फाउंडर्स होते हैं वो ड्रिवन बाय एम्बिशन एंड फियर ही होते हैं। और फियर ऑफ फेलियर भले ही कोई एक्सेप्ट करे ना करे, बट फाउंडर्स के मन में फियर ऑफ फेलियर 24 घंटे रहता है। तो अगर किसी को लगता है कि ये फाउंडर्स वगैरह बहुत अच्छी लाइफ रहते हैं, वो सारी चीज़ें इट्स जस्ट कन्वीनियंस, डिस्ट्रैक्शन, बट यहाँ पे एवरीबडी इज डर लगता है सब बहुत। चलिए, तो अब आगे क्या? आगे कुछ नहीं, आगे बस वही है कि जो इतना आगे आए हैं, आई थिंक थोड़ा सा तो ऊपर वाला भी चाहता है कि शायद और आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, नोबल काम कर रहे हैं। अब स्टार्टअप्स तो ऐसे भी होते हैं कि दारू भी बेचते हैं, सिगरेट भी बेचते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स हैं इंडिया में बाय द वे, और वो मतलब करोड़ों अरबों का बिजनेस करते हैं। तो हम तो लोगों को फिट बना रहे हैं, हेल्दी बना रहे हैं, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बना रहे हैं, और इतने सारे लोगों का सपोर्ट है, तो लगता है कि और जाना चाहिए आगे। एक छोटे से गांव से निकल के यहाँ पे आए हैं, और फिर देश विदेश में जब लोग बात कर रहे हैं, अब तो अब किसी को बताएंगे कि मैं इतने छोटे से गांव से उठ के आया हूँ, तो लोगों को वो नॉर्मलाइज हो गई है, वो चीज़ वो नॉर्मलाइज हो गई है। तो अब मैं खुद भी जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार
नहीं, लेकिन शुरू में विश्वास करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। बहुत डिफिकल्ट होता है, लोग मानते ही नहीं हैं। अगर वो साथ में आपकी पूरी जर्नी देखेंगे ना तो, बट वो जर्नी लाइक आई सेड कि अब मुझे 23 साल हो चुके हैं एक्सरसाइज करते करते, 23 साल हो चुके हैं। बेबी स्टेप्स दुनिया नहीं देखती, जो मैंने शुरू में कहा था, नहीं देखती दुनिया। चलिए, तो आपको एक आखिरी मैसेज इस एपिसोड का एक सुनवा दो, क्योंकि ये मुझे लगता है आपकी मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी कमाई है वो ये है, जो आपके लिए अगला मैसेज है। हाय, इंकेश दिस साइड एंड मैं फिटर से फर्स्ट टाइम 2018 में कनेक्ट हुआ था फेसबुक ग्रुप के ऊपर, और जैसे ही मैंने अपना फर्स्ट वीडियो शेयर किया वर्कआउट करते हुए, तो मैं जेसी सर के साथ कनेक्ट हुआ, और वहाँ से अब तक जेसी सर ने मेरी जर्नी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जेसी सर की वजह से ही मैंने अपना INFS सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया। देन उसके बाद 2021 में TC15 में मैंने पार्टिसिपेट किया, और एज अ TC15 विनर रहा मैं अपने स्पेसिफिक कैटेगरी में। आपके वजह से ही मैं इतना लाइफ में आगे बढ़ पाया हूँ अपनी फिटनेस जर्नी के अंदर। इसके साथ साथ आप एक जैसे सर एक काफ़ी जेन्युइन पर्सन है, जो आजकल कम देखने को मिलता है, क्योंकि मैं लोगों को काफ़ी क्लोजली फॉलो करता हूँ कि कैसे वो बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जैसे सर सबसे अच्छे इंसान लगे हैं मुझे। तो माय बेस्ट विशेस टू जैसे सर, थैंक यू। ही इज़ ए वेरी स्वीट गाय। इसके बारे में मुझे पता चला था, तो हम लोग ना बीच में एक फाउंडेशन शुरू किया था अथर्वणी करके। आइडिया वो कि हम कम्युनिटी के जो लोग हैं, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती थी हमारे पास में टाइम पे कि यार इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, इसकी मदद कर दो, उसकी वो मदद कर दो। तो हमने कहा कि एक फाउंडेशन खोलते हैं जिसमें हम अपनी तरफ से पैसे कुछ करेंगे, लेकिन हम उसका CSR, लेकिन हम उसका कोई क्रेडिट नहीं लेंगे। तो टिंकेश के उस टाइम पे पैर जो थे, ही इज़ अ ट्रिपल एम्प्यूटी, तो इसके दोनों पैर भी नहीं है, एक हाथ भी नहीं है। हाँ, तो उस टाइम पे जो इसकी ब्लेड्स थी पैरों में, जो इसका ब्लेड रहता है वो ख़राब हो चुके थे, और उससे ना इसको यहाँ पे इन्फेक्शन होने लगा था क्वाड्स में। तो फिर हम लोगों ने कुछ 6-6.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए, उसमें फिटर ने कंट्रीब्यूट करके उनके नए ही गॉट न्यू ब्लेड्स पैरों की। तो ही वॉज लाइक वेरी हैप्पी। उसके बाद में फिर पहली बार जब इसने उस ब्लेड्स पे चल के एक्सरसाइजिंग, और इसके प्रॉपर 6 पैक एब्स वगैरह हैं। हाँ। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा अलग ही बंदा है, और इसके जब मैं स्टोरीज वगैरह देखता था तो यार फ़नी है, एकदम फ़नी है। लाइक लोगों को लगता है कि यार ये ट्रिपल एम्प्यूटी बेचारा, बिल्कुल भी नहीं है वो। इस फ़नी और एकदम पागल है। इसके साथ बैठ के ना आप टाइम पास कर सकते हो, उस टाइप का बंदा है ये। तो और ज़्यादा थोड़ा मतलब ऐसे बोलते हैं ना, क्लोज होते चलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर मैंने कहा यार अब तू कोच बन जा। तो अभी वो उसके लिए फिर सर्टिफिकेट वगैरह उसको स्पॉन्सर करवा दिया, और पास्ट में विनर भी बन चुका है, फिटर का एम्बेसडर भी है, सब जानते हैं। और अब तो ही इज़ लाइक एन इंस्पिरेशन। मुझे पता है जैसी सबसे अच्छी बात क्या लग रही है, कोई आपको कह रहा है मैन ऑफ वर्ड्स, कोई कह रहा है हम्बल, कोई कह रहा है बहुत अच्छे इंसान है, बहुत जेन्युइन है। तो जो मैं कह रही थी कि मुझे लगता है कि आप कितने भी करोड़ों कमा लें, लेकिन असली कमाई आपकी एट द एंड ऑफ द डे ये लगती है। योर लोएस्ट पॉइंट इन लाइफ टिल नाउ, जिस दिन बिल्कुल लगाओ कि अब कुछ नहीं, सब खत्म है। बहुत सारे हैं यार ऐसे तो। आई थिंक 2016 में व्हेन माय को-फाउंडर लेफ्ट एंड दे फ्रेम्ड मी। को-फाउंडर जो थे उन्होंने और 3-4 लोगों को भी अपने साथ में ऐसे बहका फुसला के दे पार्टेड वेज उस टाइम पे, और लोगों को बोला कि जेसी इज़ वेरी बैड एंड दिस एंड दैट, और फालतू की चीज़ें करके। When they left, I think उस टाइम पे I felt like I'm the loneliest guy। मेरे को इतना अकेला कभी उतना फील नहीं हुआ जब उस टाइम पे पहले साल में ही, जबकि कंपनी हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही थी। तो वो टाइम पे मुझे काफ़ी ख़राब लगा था कि यार जिन लोगों के साथ में आप कंपनी शुरू कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि वो भी बढ़े, आप भी बढ़ रहे हो, और फिर वही आपको धोखा दे के, आपको बैकस्टैप करके आपकी खुद की कंपनी बनाने के लिए, और कुछ होता नहीं है, और ना उनकी कंपनी चली ना वो चले आगे, कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको ना वही चीज़ है, आज भी मैं सोचता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस आदमी ने जो किया है मैं भी वही कर लूँगा, इससे बेटर। बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, होता ही नहीं है, क्योंकि आप
आप देखेंगे कि इस कंपनी को यहाँ पे लेके आने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ पूरी फिटर कम्युनिटी थी। 80% 90% कोचेस जो थे वो आज भी हैं हमारे पास में, वही कोचेस। साथ मेरी सिर्फ फिटनेस नॉलेज अच्छी नहीं है, मेरी टेक्निकल नॉलेज भी बहुत अच्छी है, और उसके अलावा मैं खुद फिजिकली फिट भी हूँ। तो ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन था, और हमारे वो आप छीन नहीं सकते, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी। और हमने जब कंपनी स्टार्ट की थी तो पैसा हमारा मोटिव नहीं था, हमने कम्युनिटी बनाई थी, कम्युनिटी से निकल के कंपनी बनी व्हेन द डिमांड केम। आज आप कंपनी बना रहे हो, आपका एक रीज़न है, वो है पैसा बनाना। तो आप कभी भी उस मूवमेंट में आप जा ही नहीं पाओगे जहाँ से इस सब चीज़ों की एग्जैक्टली, एंड अनलेस अंटिल यू गो बैक इन द एग्जैक्ट सेम मूवमेंट, आप वैसी कंपनी आपकी बन ही नहीं सकती। क्या आप माफ़ कर पाए उन लोगों को? 100%। आपने माफ़ कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, हालांकि मैं बॉक्सिंग करता हूँ और ये सब करता हूँ, बट आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि मैं लोगों से गुस्सा रह सकता हूँ। अगर कोई कल को आके मुझे बोल देगा आई एम सॉरी, मैं ठीक है यार, हो जाती है चीज़ें। चलते चलते जैसे एक सवाल मैं अपने हर मेहमान से ज़रूर पूछती हूँ आखिर में, एक मैसेज आप ऐसे सभी लोगों के लिए, कोई एक जैसी जो किसी एक गांव में बैठा है, चाहे उसकी बॉडी शेमिंग हो रही है या बुलिंग हो रही है या अपने हालातों से परेशान है, ज़रूरी नहीं कि वो करोड़पति ही बनना है उसको, लेकिन कैसे अपने हालातों से निकल सकता है, वो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? यार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है कि आप अपने हालात से ऐसे हाथ मत मिलाओ, थोड़ा उससे लड़ते रहो, झगड़ते रहो, हाथ पैर मारते रहो, क्योंकि अगर आप हाथ पैर मारना बंद कर दोगे तो लाइफ जो है वो समंदर है, और जहाँ आपने हाथ पैर मारना बंद कर दिया वहाँ आप डूबना चालू हो जाओगे। हाथ पैर मारते रहोगे तो चांस है कि शायद आप तैर पाओ, लेकिन अगर हाथ पैर नहीं मारोगे तो 100% डूबोगे। तो कुछ ना कुछ करते रहो, हाथ पैर मारते रहो, स्ट्रगल करते रहो, और हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारते रहो तो समुंदर पार हो जाए। तो बस वही है, हाथ पैर मारते रहो। क्या बात है। और मेरे जैसे सभी लोग जिनको सब उल्टी सीधी चीज़ें जो बुरी कही जाती हैं, खाने पीने का शौक है और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में क्योंकि कोई रेगुलर वर्क टाइमिंग्स नहीं है, ऐसे सभी लोगों को फिटनेस के लिए आप कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं? बस फिटर कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। गेट श्रेडेड डॉक्यूमेंट हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, तमिल में, मलयालम में, तेलुगु में, इन सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बस वो डॉक्यूमेंट पढ़ लो शुरू से लेके एंड तक, उसमें सब कुछ दिया है। 30-35 पन्ने हैं, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो। एक बार वो डॉक्यूमेंट पढ़ लिया और उसमें जो लिखा हुआ है वो समझ लिया, उसके बाद में आपको कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद में बाकी मोटिवेशन, फिटर कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, लोगों के मैसेजेस पढ़ो, लोगों की स्टोरीज़ देखो। आप जितने ज़्यादा अपने आप को सराउंड करोगे फिट लोगों के साथ में, आप अपने आप फिट हो जाओगे। तो सबसे पहले मुझे कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए। आपका तो मैं आज ही ज्वाइन करवा दूंगा सीरियसली, क्योंकि ना डिसिप्लिन आ रहा है लाइफ में, वो वजन बढ़ता जा रहा है उम्र के साथ साथ, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ कर लेना चाहिए सीरियसली। बहुत अच्छा लगा जैसी आपसे बात करके। योर लाइफ मंत्रा इन वन वर्ड बिफोर आई से बाय टू यू। कार्पे डिएम। इट सेज सीज द डे। हर इंसान के पास में दिन के 24 घंटे हैं। आप हर एक मोमेंट जो है वो बहुत प्रीशियस है। अगर आपने वो मोमेंट खो दिया वो कभी वापस नहीं आएगा। सो प्यार करना है अभी कर लो, एंजॉय करना है वो भी अभी कर लो, अपनी फैमिली को आई लव यू बोलना है वो भी अभी कर लो, एक्सरसाइज करना है वो भी अभी कर लो। कल पे कुछ मत छोड़ो क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं है, और आज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो एक एक पल की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़ हमको आगे चल के पता चलती है लाइफ में, तो काउंट करते चलो। थैंक यू सो मच जेसी फॉर टॉकिंग टू अस। इतना मजा आ रहा है, मतलब मैं ही सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ आज तो, और शायद कल से मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी बदल जाए। बट थैंक यू सो मच। कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं आपके लिए हमारी तरफ से।